नल जल सरकार चलाया। 3 लाख लोगों ने ऐतराज किया है। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ये क्या करे चोरों का। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आइए आज हम आपको बिहार में ले चलते हैं, क्योंकि बिहार में होने वाला है विधानसभा चुनाव और वहां की चर्चा जिस आधार पे हो रही है, वहां के मुद्दों की जो बात हो रही है, उनको गोदी मीडिया गायब कर देना चाहता है। क्योंकि उन मुद्दों पर अगर वोट पड़ जाएगा तो फिर सरकार किसकी रहेगी और किसकी बनेगी, यह साफ तौर से जनता भी जानती है और मीडिया भी जानती है। लेकिन आइए आपको बिहार के जमीनी मुद्दों पर लेकर चलते हैं, वहां से जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या हलचल है और कौन से मुद्दे केंद्र में आकर के बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप वीडियो की शुरुआत में एक बुजुर्ग का वीडियो देखिए। वो जिस तरह से अपना दर्द बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से हम गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन उस आधार पर उनको रोजगार तो नहीं मिल पाता है, उनको नौकरी तो नहीं मिल पाती है। आप दादा का यह वीडियो देखिए। गरीब आदमी है, क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। नल जल सरकार चलाया, इसमें नल जल का पानी नहीं मिलता है, न चलने का सड़क है। हम लोग इंदिरा आवास मांगते हैं तो विकास मित्र चाहे कोई भी बीडीओ मुखिया के आता है तो पेपर कैसे लीक हो जाता है। जो नालंदा जिला चाहे गोरखपुर परीक्षा देता है, उसका पेपर कैसे लीक हो जा रहा है। हम लोग गरीब आदमी को पढ़ाया, गरीब आदमी, और उसका पेपर लीक हो जाता है। सरकार क्या करती है। वीडियो में देखा वो जो उनकी पीड़ा है साफ झलकती है उनकी बातों से। उनके आधार पर जिस तरह से बिहार पिछड़ चुका है, जिस आधार पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो आखिर अपनी बात कहें तो किससे कहें और किस आधार पर चीजों को देखें। क्योंकि उनके घर के बच्चों को पलायन करना पड़ता है हर चीज के लिए। शिक्षा ग्रहण करनी होती है तब भी पलायन कीजिए, रोजगार चाहिए तब भी पलायन कीजिए, स्वास्थ्य चाहिए तब भी पलायन कीजिए। हर जगह पर एक ही चीज आती है और खड़ी होती है पलायन, उसके लोग भुक्तभोगी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहां पर कौन से मुद्दे चर्चा में हैं। क्योंकि एसआईआर नाम का जो भूत खड़ा करने की कोशिश की गई थी, जितने लोगों की वोट काटे गए थे, तो उस आधार पर जो बात निकल के आई है और किन लोगों ने अपने फॉर्म वापस किए, किन लोगों ने अपने नाम कटाए और किन लोगों ने खुद को मृत घोषित कर दिया, इसका डाटा जो मिला है सामने, जो आया है मीडिया संस्थानों के बीच में, वह वीडियो आप देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। कुल मिला के 3 लाख लोगों ने ऐतराज किया है। ठीक है, अब आप याद रखिए, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अचानक देखा अरे मेरा नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जुलाई के महीने में एक एन्यूमरेशन फॉर्म पे दस्तखत किए हैं, कहा है कृपया मेरा नाम वोटर लिस्ट में डालिए। और उस एन्यूमरेशन फॉर्म के नीचे लिखा था अगर आपकी सूचना झूठ हुई तो आपको 1 साल की सजा हो सकती है। शायद उसी से करके वापस ले रहे होंगे। मतलब अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त लिखा था कि सूचना गलत है, तब मैंने दस्तखत कर दिए। और 3 हफ्ते बाद मुझे अचानक इल्हाम हुआ कि मैंने क्या अपराध कर दिया। और ये जो है, केवल मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग केवल वो नहीं है जिन्हें अभी पता लगा कि मेरा नाम 2 जगह पे है। मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से 700 लोग वो हैं जिन्होंने कहा है कि मैं विदेशी नागरिक हूं, जिसका मतलब है कि कल सुबह आइए मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये संभव है? किस देश की बात हम कर रहे हैं? और आपको ये भी बता दूं जानकारी के लिए, इनमें से 28 लोगों ने कहा है कि मैं मृत हूं। जी मृत हूं बोला है। ओके, तो आपने योगेंद्र यादव जी का वीडियो देखा, उन्होंने तथ्य के आधार पर जो बातें रखी और कहा कि किस आधार पर एसआईआर को लागू करने की कोशिश की गई और जनता के मताधिकार को छीनने की कोशिश की गई संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा। भारत की संस्थाओं ने किस तरह से वोट के अधिकार को अनुच्छेद 325 को तार-तार करने की कोशिश की गई, जिसमें कहा गया था कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा और उसके इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन सरकार की संस्थाओं ने यह काम किया और सरकार में बैठे हुए लोग उस पर ताली पीटते रहे। लेकिन हमें और आपको देखना होगा, जनता को देखना होगा, क्या वो अपने अधिकारों को इस तरह छीनना देखती रहेगी।
आगे बढ़िए और देखते हैं कि किस आधार पर वहां की राजनीति में हलचल मचा रखी प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को लेकर के जो एक और खबर दी है, जिस आधार पर उस केस का जिक्र कर दिया है, बात पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कौन उसमें संदिग्ध अपराधी था और कौन जेल गया था, किस आधार पर सारी चीजें हुई थी। आप प्रशांत किशोर का यह वीडियो देखिए। याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दें, हम इतना ही बोल रहे हैं, अभी से भी गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए। उस केस में आपको बता देते हैं, लालू जी का प्रभाव था, साधु यादव को बचाने के लिए केस को बंद कर दिया गया, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। पटना के एक एक आदमी को याद है वो घटना। तो अब राकेश कुमार बताएं, आज के सम्राट चौधरी बताएं कि उस केस में इनकी भूमिका क्या थी, उसमें ये नामजद थे कि नहीं थे, और थे तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। आपने प्रशांत किशोर का वीडियो देखा कि वो बता रहे हैं 1999 में जो शिल्पी केस हुआ था, मर्डर रेप केस, उसमें किस आधार पर उनको संदिग्ध आरोपी बनाया गया था, लेकिन वो किस तरह से छूट गए, और सारी चीजें जो उन्होंने नहीं बताई वो चुनाव आयोग को उन्हें बतानी चाहिए, जिस आधार पर उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर जिस तरह से भाजपा के लोग पहले थे उनको ज्वाइन करे हुए थे, लेकिन अब ये जो वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, तो जो पहले भाजपा में थे और अब क्या कह रहे हैं, आप जब वीडियो देखिए। ये देखिए, मैं बीजेपी का मेंबर हूँ, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। 11 साल में इसका साथ दिया, अब मैं इसका साथ क्यों नहीं दे रहा हूँ, यही सब। क्या करें, चोरों का साथ दें। और अंत में एक वीडियो आपके साथ हम साझा करेंगे, इसमें बात की जा रही थी सावरकर की और गांधी की, और उन्होंने किस आधार पर काम किया। मुद्दे को लेकर मीडिया में जो बहस हुई उसका जो जवाब मिला वो आपको देखना चाहिए। पहले आप यह वीडियो देख लीजिए। जिस वक्त इस देश का जन्म हुआ, कौन जिम्मेदार था उस बंटवारे के? अभी पता चलेगा। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस वाले देश को आजाद कराने की बात कर रहे थे, और जनसंघ वाले, हिंदू महासभा वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, चाटुकारी कर रहे थे और मुखबिरी कर रहे थे। नहीं माँ, ये सच नहीं है। सावरकर साहब का कोट है, हिंदुस्तान को आजाद करो तो नेपाल के राजा के अंडर में कर दो। क्या? अगर इनकी चलती, भाजपा वालों की चलती, तो आज जो है नेपाल का राजा हमारा राजा होता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये जो है इनको प्रेरणा मिली कहाँ से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की? बदल कि जब मोदी जी पाकिस्तान से बिरयानी खा करके आए थे, उसके बाद इन्होंने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। आग लगा दी, आग लगा दी। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ, नौखाली के अंदर, नौखाली के अंदर यह भट्टगवार की पूरी तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 70 सालों में इस दर्द को और इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकारा? वो कह रहे हैं कि आप सच से कब तक भागेंगे, ये बच्चे इतिहास क्यों न जाने? मैंने नोआखाली का भी इतिहास जाना। जब वहाँ हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी वहाँ पर दंगे शांत कराने जा रहे थे। न सावरकर गए, न श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए, न बलराज मधोक गए, अटल जी की तो गिनती नहीं थी, और न दीनदयाल उपाध्याय गए। हम तो शांत कराने वाले लोग हैं या आग लगाने वाले लोग? क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया। और नंबर 2, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अंजनाई सिर्फ 2 सेकंड में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमित शाह जी 1960 तक सरदार पटेल साहब को जिंदा रखे हुए थे, उन्होंने बाकायदा बयान दिया। ऐसे लोगों की ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज है, संसद में बोला था, फेक न्यूज है, पूरा चाहिए वीडियो। अभी बता दे भाई 1960 में
सरदार पटेल ने विरोध किया था। हाँ भाई, चला दे झाड़ पे। व्हाट्सएप ज्ञान। दोस्तों आपने सारे वीडियोस को देखा और मुद्दों को समझने की कोशिश की। बिहार से जो भी मुद्दे थे, जो चर्चा में थे, वो हमने आप तक पहुंचाए। और अगर आप बिहार से जुड़ी राजनीति को लेकर के, वहां के मुद्दों को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो आप हमारी आजाद रिपोर्ट में सारी वीडियोस को देखिए। उन पर कई सारी वीडियो में बिहार पे मुद्दों पर बात की है, वहां की राजनीतिक स्थितियों के बारे में बात की और कौन किस आधार पर काम कर रहा है इसकी चर्चा की है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।